आरक्षण योग्यता को खा रहा है, आरक्षण अवसर को खा रहा है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। और दुर्भाग्य हम पिछड़ा वर्ग का है कि हम लोगों को भी सच्चाई पता नहीं। जब यूपीएससी के अंदर इंटरव्यू के अंदर हम लोगों को कैटेगरी बतानी पड़ती है, एससी, एसटी, ओबीसी तमाम वर्गों को कैटेगरी बताना पड़ती है, और इंटरव्यू के अंदर हम लोगों को नंबर कम दिए जाते हैं। ये कोई आरोप नहीं है, ये हकीकत है। फैलाई जा रही है कि ये वर्ग और ये जाति आरक्षण खारी है। इस देश के अंदर 100% जातियों को आरक्षण है। कोई भी जाति इस देश के अंदर आरक्षण से वंचित नहीं है। ये जातीय व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है कि जो शूद्र है, जो 4 व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के अंदर हम लोग जो शूद्र के अंदर है, ये संगठित नहीं हुई, इसलिए ये जातीय व्यवस्था बनाई गई है। और आज भी ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि आपस में कैसे उलझा कर रखे, आपस में कैसे विवाद कर कर रखे, और वो सोच आज सफल हो चुकी है इस देश के अंदर। ये अपन लोगों को स्वीकार करना चाहिए। जनगणना के संदर्भ में उन्होंने आज ये आयोजन किया है। ये युग भ्रांतियों का युग है, और इस भ्रांति के युग में आज इस देश में सबसे ज्यादा भ्रांतियां फैलाई जा रही है। उदाहरण के तौर के ऊपर अभी योगेंद्र यादव जी ने कहा कि ये आरक्षण हम लोगों के अवसर खा रहा है। ये भ्रांति पूरे देश के अंदर है। किसी भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के व्यक्ति से आप बात करो तो 100% इस सवाल का उत्तर आएगा, हाँ, आरक्षण योग्यता को खा रहा है, आरक्षण अवसर को खा रहा है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। और दुर्भाग्य हम पिछड़ा वर्ग का है कि हम लोगों को भी सच्चाई पता नहीं। हमारे खुद के परिवार के सदस्य कर्नाटका से हैं। नेत्रपाल जी ने पिछले 10 वर्षों से यूपीएससी परीक्षा का रियल डाटा, सैंपल डाटा नहीं, 10,000 व्यक्तियों का रियल डाटा का जब आकलन किया तो डाटा के अंदर क्या फाइंडिंग आई कि ओबीसी वर्ग के छात्र अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के छात्रों से ज्यादा लिखित रिटर्न के अंदर नंबर लेकर आते हैं। यह हकीकत है, और यह हकीकत हम लोगों को भी नहीं पता है, और देश के अंदर इस बात का कहीं भी उल्लेख, चर्चा नहीं होती। इंटरव्यू जब यूपीएससी के अंदर इंटरव्यू के अंदर हम लोगों को कैटेगरी बतानी पड़ती है, एससी, एसटी, ओबीसी तमाम वर्गों को कैटेगरी बताना पड़ती है, और इंटरव्यू के अंदर हम लोगों को नंबर कम दिए जाते हैं। ये कोई आरोप नहीं है, ये हकीकत है। ये डाटा कह रहे हैं, ये फैक्ट कह रहे हैं, ये फिगर कह रहे हैं, ये देश की हकीकत। एक ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये वर्ग और ये जाति आरक्षण खारी है। इस देश के अंदर 100% जातियों को आरक्षण है। कोई भी जाति इस देश के अंदर आरक्षण से वंचित नहीं है। ओबीसी आरक्षण के तरह की कोई व्यवस्था इस देश के अंदर नहीं है। ये भ्रांति हम लोग खुद भी पालते हैं कि ओबीसी आरक्षण है। विशेषकर सरकारी नौकरी के अंदर ओबीसी आर्थिक पिछड़ों का आरक्षण है, जो इस देश के हर जाति को आरक्षण है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का हर जाति को भी वो आरक्षण का अधिकार है, वही आरक्षण का अधिकार पिछड़ों को। बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के अंदर किया जा रहा है कि ये पिछड़ा वर्ग संगठित नहीं हुई। ये आज से नहीं, हजारों वर्ष से ये जातीय व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है कि जो शूद्र है, जो 4 व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के अंदर हम लोग जो शूद्र के अंदर है, ये संगठित नहीं हुई, इसलिए ये जातीय व्यवस्था बनाई गई है। और आज भी ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि आपस में कैसे उलझा कर रखे, आपस में कैसे विवाद कर कर रखे, और वो सोच आज सफल हो चुकी है इस देश के अंदर। ये अपन लोगों को स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के तौर के ऊपर हमारे देश में बिहार और यूपी के अंदर एक पिछड़े वर्ग की आवाज उठी, और उस आवाज
जैसे उठकर और सत्ता के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी हुई तो बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई कि ये हिस्सेदारी और भागीदारी सिर्फ एक जाति विशेष को मिली। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, जब जातिगत जनगणना बिहार के अंदर हो चुकी है, ये भ्रांति फैलाई गई कि सिर्फ यादव जाति को ही पिछड़ों के अंदर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी और भागीदारी है। तुम्हारा हक और अधिकार सिर्फ यादव जाति ने लिया। और हकीकत क्या है? जातिगत जनगणना ने हम लोगों को हकीकत बताया कि यादव जाति ने नहीं। 14% से ज्यादा यादव जाति जो हम लोगों के परिवार के अंदर है, बिहार के अंदर उनकी जनसंख्या है और उनके जमीन के अंदर कितनी उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी है, यह आंकड़ा निकालोगे तो 14% हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं है। सरकारी नौकरियों के अंदर हिस्सेदारी भागीदारी कितनी है? 14% भागीदारी नहीं, आधी भी भागीदारी नहीं है। आर्थिक तौर पर क्या स्थिति है? सिर्फ वो पिछड़ों की लड़ाई में आज्ञावान थे, इसलिए उनको अपने परिवार से कैसे अलग कर सके उसमें वो सफल हो चुके हैं। आज हम लोगों के सामने चुनौती है कि हम कुछ अलग चीज नहीं मांग रहे हैं। संविधान के माध्यम से जो हमारा हक और अधिकार है कि सामाजिक तौर के ऊपर हम लोग, आर्थिक तौर के ऊपर जो बातें कर रहे हैं, ये संविधान के अंदर कहीं प्रावधान नहीं है। संविधान की भावनाओं के विरोध के अंदर ये फैसले हो रहे हैं और हम लोग भी मौन हैं। क्या हमको मौन रहना चाहिए? जब हम ये संविधान को उठाकर जय संविधान जय भीम बोलते हैं तो हम लोगों का ये जिम्मेवारी बनती है कि संविधान की जो मूल भावना है, जो सामाजिक तौर के ऊपर पिछड़ापन है, उस आधार के ऊपर उनको हक और अधिकार मिलने चाहिए, जो हजारों वर्ष से आज बांटा जा रहा है। आर्थिक तौर के ऊपर बांटा जा रहा है। आर्थिक तौर पर क्या आज हम लोगों को बराबर का अधिकार मिल रहा है? सवाल का उत्तर है नहीं। आज हमारे परिवार में जो आईएएस है, उनमें से कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं? सरकारों में कितने हैं? स्टेट गवर्नमेंट में कितने हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने हैं? आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं कि कई साल पहले हम लोगों को वहाँ आरक्षण नहीं था, पिछड़ों का आरक्षण नहीं था। राजस्थान के अंदर भी नेशनल लॉ विश्वविद्यालय के अंदर आज से 2 साल पहले आरक्षण नहीं था पिछड़ों का। आज इस देश में कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसके अंदर आरक्षण नहीं। आज आरक्षण के माध्यम से आज से 100 वर्ष पहले तमिलनाडु के अंदर जो आज जिनको हम लोग पूछते हैं, उनके संघर्ष के कारण, पेरियार के कारण उस वक्त आरक्षण की व्यवस्था है। क्या इस देश के विकास के अंदर, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए तमिलनाडु किसी भी मायने में पीछे है? नहीं है। आर्थिक तौर पर पीछे है? नहीं। शैक्षणिक तौर पर पीछे है? नहीं। वो आरक्षण की व्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा इस देश के अंदर किसी की भूमिका रही है, उस प्रदेश के अंदर गिनती होती है तमिलनाडु की। इस देश को समझना पड़ेगा। इस देश को विकसित देश बनाने के लिए वो मॉडल जो आज से 100 साल पहले तमिलनाडु के अंदर था, उस मॉडल पर हम लोगों को चलना चाहिए, या जो एक दूसरी सोच है, जो हम लोगों का आपस के अंदर टकराव, हम लोगों को आपस में विवाद कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। 27% हम लोगों को रिजर्वेशन मिले हुए आज कितने वर्ष हुए? क्या 27% हम लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है? आंकड़े उठाकर देखें। पार्लियामेंट के अंदर जब यह प्रश्न पूछा गया कि कितने प्रतिशत, क्या 27% आरक्षण ओबीसी को मिला है, उसका उत्तर केंद्र सरकार के अंदर नहीं, 27% नहीं है। आज हम लोगों की जनसंख्या कितनी है सबको पता है। हर राजनीतिक जो उम्मीदवार है अपने अपने पार्टी का, उसको बूथ के ऊपर किस जाति के कितने, जाति छोड़ो, किस गोत्र के कितने मतदाता हैं, उन लोगों के भी उनके पास आंकड़े हैं। तो क्या देश को ये आंकड़े पता चलने चाहिए? नहीं पता चलने चाहिए। इन आंकड़ों से किसी को नुकसान नहीं होगा। इस आंकड़ों के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो भारत को होगा। भारत को अपन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अगर देश बनाने चाहते हैं तो सबकी हिस्सेदारी और सबके भागीदारी जब तक हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, तब तक हम लोग भारत को सर्वश्रेष्ठ देश नहीं बना सकते। ये सोच हम लोगों को बदलनी पड़ेगी। ये लड़ाई उस सोच से है जो फैसले में, मेरे उदाहरण खुद मेरे प्रदेश राजस्थान के अंदर हम लोगों को कहने के लिए तो 21% आरक्षण ओबीसी को मिला हुआ है, पर जब भर्तियां निकलती थी तो 0%, 1% उन भर्तियों के अंदर ओबीसी के लिए पद सर्जित होते थे। उसका मूल कारण क्या है? आज 34 वर्ष बाद में भी, इस आरक्षण के बाद में भी
प्रदेशों के अंदर रोस्टर नहीं बने हुए हैं, रोस्टर नहीं बने हुए हैं। कोई अनरिजर्व्ड कोई किसी एक जाति के लिए और वर्ग के लिए नहीं है। अनरिजर्व्ड योग्यता के आधार के ऊपर जो बाकी बचे हुए हैं उन सभी के लिए है। जो मेरिट के अंदर जो आगे रहते हैं उन सभी के लिए है, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे अनरिजर्व्ड के लिए, उन सभी के लिए वो कैटेगरी के अंदर वो प्रावधान है। पर दुर्भाग्य ये हम लोगों का इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं जिससे हम लोगों के लिए उस हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित नहीं बना सकते। ये बहुत बड़ी चर्चा हो रही कि जो निर्णय हो रहे हैं उन निर्णय में हम लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी क्या है। जब ये सवाल पूछा जाता है कि इस बजट बनाने वालों के अंदर उस निर्णय में कौन बैठा था, तो इस सवाल इस देश के अंदर जातिवाद के तौर के ऊपर देखा जाता है। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है। सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को जातिवाद के तौर के ऊपर करा जाता है। आज बिहार के अंदर जातिगत जनगणना के माध्यम से क्या हालात बने हुए हैं सबको पता है। क्या वह जातीय द्वेष भावना हुई, क्या वह दंगे भड़के नहीं। ये कुतर्क है। मेरा आप सब लोगों के माध्यम से इसी बात को कि आज इस देश की आवश्यकता सिर्फ एक्शन ही नहीं, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए न्यूनतम अगर किसी चीज का पहला कदम जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना जो सच्चाई को पता करने में किसी को नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है। एक जो विचार, एक सोच जो स्टेटस को बनानी चाहती है, जो हमारे देश के अंदर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी की सोच के खिलाफ अतिक्रमण कर रखना चाहती है, जो ये नहीं चाहती सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी रही, उस सोच को जरूर इससे तकलीफ हो सकती है, असहमति हो सकती है। वरना इस देश को, जो देश के राष्ट्रीय भक्त हैं, उनको कभी भी तकलीफ नहीं हो सकती है जातिगत जनगणना के माध्यम से। जातिगत जनगणना के माध्यम से हमें क्या पता चलेगा? जातिगत जनगणना के माध्यम से हर पैमाने में हम लोगों के पास जमीन कितनी है। मैं उदाहरण वापस राजस्थान का देना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर एक सर्वे हुआ जिसमें भरतपुर और धौलपुर, उन दोनों जिलों के अंदर जाट जाति जो ओबीसी के अंदर हम लोग मेरी जाति है, उसके संदर्भ में हुआ कि जमीन के ऊपर उन लोगों के पास कितनी जमीन है। जो औसतन जमीन है उसे 1/4 जमीन उन दोनों जिलों के अंदर उन लोगों के पास है। ये हकीकत कमोवेश पूरे राष्ट्र के अंदर है। नहीं तो हम लोगों की जमीन, नहीं हम लोगों को नौकरी, नहीं हम लोगों के पास व्यापार का माध्यम, नहीं निर्णय के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी। इस रूप से इस देश को कैसे हम लोग आगे लेकर जा सकेंगे, इस देश को आगे बढ़ाने में हम लोग कैसे योगदान कर सकेंगे, ये सवाल मैं इस देश के सामने रखना चाहता हूं। जब रंगभेद का आंदोलन चल रहा था, अब्राहम लिंकन जैसे कई लोग कालों के साथ में खड़े रहे। आज इस आंदोलन के अंदर तमाम लोग जो इस भारत से, देश से प्यार करना चाहता है, वो सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी के साथ में हम लोगों के साथ दे और जातिगत जनगणना करवाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय मीम। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।